हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ ब्राइट एजुकेशन पे। आज का जो टॉपिक है हिंदी का वो है समास। तो देखो, समास होता क्या है। समास होता है जब दो या दो से अधिक शब्द परस्पर मिलकर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, उसे समास कहते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया था क्या, संधि। तो संधि में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर, वहां पे क्या मिल रहे थे, वर्ण मिल रहे थे, और वर्ण मिलकर एक नया शब्द बना रहे थे, वो संधि कहला रही थी। लेकिन समास क्या रहता है, समास परस्पर दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है, जिससे क्या होता है, एक नया शब्द बनता है, वो समास कहलाता है। दूसरी बात इसमें आती समास विग्रह। तो समास, जो समास है, समास के बीच जो संबंध स्पष्ट करना होता है वो समास विग्रह कहलाता है। यानी कि जो सामासिक पद है उसके बीच का जो संबंध स्पष्ट करने की प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, समास विग्रह। यानी कि किसी सामासिक पद को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया। यानी कोई सामासिक पद है, अगर हम उसे अलग अलग करके लिखेंगे, उसके हर शब्द का अलग अलग अर्थ करके लिखेंगे, तो वो आपका सामासिक विग्रह होता है। उदाहरण देखो, मैंने क्या लिखा, मैंने एक शब्द लिखा चरण, धन, कमल। जब ये दो शब्द मिले तो ये क्या बना, चरण, कमल। तो ये यहां पे क्या हो गया, ये चरण कमल, ये क्या हो गया, समास हो गया। ये चरण कमल क्या हो गया, समास। क्योंकि जब ये समास क्या बोला मैंने, दो शब्द मिलकर क्या बनाते, एक नया शब्द बनाते। तो चरण एक शब्द हो गया, कमल नया दूसरा शब्द हो गया। तो इन दो शब्दों ने मिलकर एक नया शब्द क्या बनाया, चरण कमल। अब मैंने सामासिक विग्रह क्या बोला, कि जो सामासिक पद है उसके बीच संबंध स्पष्ट करना है। यानी कि जो सामासिक पद है उनको अलग अलग लिखने की प्रक्रिया ही आपका समास विग्रह कहलाता है। यानी कि जो ये चरण कमल है ना, इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि इन पदों को हम अलग अलग अर्थ में क्या लिख सकते हैं। चरण कमल का अर्थ होता है कमल के समान चरण। तो ये क्या कहलाएगा, कमल के समान चरण, ये समास विग्रह कहलाएगा। तो ये था यहां पे समास और समास विग्रह। अब बात करते हैं समास के दो पदों की। समास में प्रायः दो पद होते हैं, एक पद होता है पूर्व पद और एक पद होता है उत्तर पद। अब देखो, यहां पे मैंने चरण कमल लिखा, ये समास है आपका चरण कमल, ठीक है। ये इसमें पूर्व पद यानी कि पहला पद कौन है, चरण। तो ये चरण क्या कहलाएगा, यहाँ पे चरण कहलाएगा यहाँ पे पूर्व पद, ठीक है। और जो कमल है, कमल क्या कहलाएगा यहाँ पे उत्तर पद, ठीक है। तो कमल क्या कहलाएगा यहाँ पे उत्तर पद, क्योंकि जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है। हर समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला वाला पद पूर्व पद, अब बाद वाला पद उत्तर पद, ठीक है। अब देखना, अब बात करते हैं समास के प्रकार की, कि समास कितने प्रकार का होता है। समास होता है आपका मुख्यतः छह प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं, छह प्रकार का। पहला समास होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष, तीसरा होता है कर्मधारय, चौथा होता है द्विगु, पांचवा होता है द्वंद्व और छठा होता है बहुव्रीहि। अब देखो, पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने भागों में बांटा गया। पदों की प्रधानता मतलब यानी कि कौन सा पद प्रधान यानी कि कौन सा पद मुख्य है। तो देखो, जिसमें पूर्व पद मुख्य होता है या जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान। तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। इसमें दोनों पदों की मुख्यतः प्रधानता रहती है। जिसमें कोई भी पद प्रधान ना होता है वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी कि ना तो पूर्व पद प्रधान है ना तो उत्तर पद प्रधान है। इसमें जो प्रधान होता है वो तीसरा, अन्य कोई तीसरा पद होता है। हम आगे एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे तो आपको क्या आएगा, समझ में आ जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं अव्ययीभाव समास की। तो देखो, अव्ययीभाव समास मैंने क्या बोला कि जिसमें पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो उससे पहले हम क्या स्पष्ट करेंगे कि अव्ययी होता क्या है। तो अव्ययी वह पद या वह शब्द होता है जिसे हम परिवर्तित नहीं किया कर सकते। यानी कि जिस पद में या जिस शब्द में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, वो शब्द कहलाता है आपका अव्ययी। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है,
अव्यय से मिलकर बना होता है, या तो उसमें अव्यय होगा या तो तुम्हारा उपसर्ग होगा, क्योंकि उपसर्ग भी क्या है, एक अव्यय है। उपसर्ग भी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, क्योंकि उपसर्गों में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, तो इसलिए उपसर्ग भी क्या कहलाते हैं, आपके अव्यय। तो अव्यय देखो, उदाहरण देखो इससे कैसे समास होते हैं। मैंने एक अव्यय लिया हुआ यथा, इसके पीछे मैंने उसका उत्तर पद जोड़ दिया, दूसरा पद जोड़ दिया स्थान, तो इन दोनों से मिलकर क्या बना, यथास्थान। तो जो ये यथास्थान है ये आपका क्या बन गया, समास। और कैसा समास बन गया, अव्ययी भाव। इसका जो विग्रह है वे क्या हो गया, स्थान के अनुसार। यथा स्थान का मतलब भी क्या होता है, स्थान के अनुसार। वैसे प्रति दिन, प्रति आपका पूर्व पद, दिन आपका उत्तर पद, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन का क्या विग्रह क्या होगा, प्रत्येक दिन। इसी प्रकार क्या होता है, आ धन जीवन, आजीवन, भर धन पेट, भरपेट। भरपेट का मतलब क्या होता है, पेट भर के, ठीक है। तो भर यहाँ पे क्या है, अव्यय है, पेट यहाँ पे क्या है, इसका उत्तर पद है, और तो मिलकर क्या समास बना, भरपेट। तो देखो इस समास में क्या है, जो पूर्व पद है, पहला पद है भर, ये क्या है, ये मुख्य पद है, क्योंकि इस पद की क्या, इसमें क्या है, प्रधानता है। पेट भर के में, पेट भर में प्रधानता किसकी, भर की, ठीक है। तो ये इसलिए क्या कहलाता है, इसका पूर्व पद क्या कहलाता है, इसका प्रधान, ठीक है। भरपेट में क्या प्रधान कौन सा है, पद भर, तो इसलिए पूर्व पद प्रधान होता है किसमें, अव्ययीभाव समास में। फिर बात करते हैं दूसरे समास की। दूसरा समास होता है आपका तत्पुरुष समास। तो मैंने बोला तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद की क्या होती है, महत्ता ज्यादा होती है, प्रधानता होती है। मुख्य पद कौन सा, उत्तर पद, यानी कि बाद वाला पद। अब देखो तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विभक्तियां होती हैं, यानी कि विभक्तियों का लोप होता है। तो देखो विभक्ति किसमें होती है, कारक में। जैसे कारक होता है 8 प्रकार के, उसी प्रकार तत्पुरुष समास भी होता है आपका 6 प्रकार का। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का, यानी कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो जैसे कारक क्या होता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान। लेकिन इसमें शुरू तत्पुरुष समास में शुरू कहां से हो रहा है, कर्म से। तो कर्म की क्या होगी, कर्म की विभक्ति आपकी क्या होती, को। तो इसमें ये मैंने क्या बोला कि क्या पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विभक्तियों का लोप होता है, यानी कि विभक्तियां हट जाती हैं, तो वो समास क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास। अब देखो हम बात करेंगे एक एक तत्पुरुष समास की। तो पहला तत्पुरुष समास आपका है कर्म तत्पुरुष। पहला तत्पुरुष समास कौन सा है, कर्म तत्पुरुष। अब देखो कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि ये द्वितीय कारक है, ठीक है। प्रथम कारक तो कर्ता होते हैं, द्वितीय कारक कौन होता है, कर्म, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। अब देखो कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को, इसलिए कर्म तत्पुरुष की विभक्ति क्या होगी, को। तो मैंने क्या बोला कि क्या पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विभक्ति का लोप होता है किसमें, तत्पुरुष समास में। जब हम बात करेंगे कर्म तत्पुरुष की तो उसमें विभक्ति होती है को। तो देखो जैसे क्या है, एक शब्द ये है, एक वाक्य, मत को देने वाला। अगर इसको हम समास बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो को विभक्ति है इसमें इसका लोप करना पड़ेगा, यानी कि इसे हटाना पड़ेगा। तो इसे हटा के जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, मतदाता। तो मतदाता का अर्थ ही क्या होता है, मत को देने वाला। तो इस को विभक्ति क्या हो रहा है, यहाँ पे लोप हो रहा है, क्या बन जा रहा है, मतदाता। इसीलिए ये क्या है आपका कर्म तत्पुरुष। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा कि जैसे मतदाता दे दिया उसने, मतदाता, और आपको पूछेगा मतदाता में कौन सा समास है। तो मतदाता में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास का कौन सा वाला भाग, कर्म तत्पुरुष। तो मतदाता का समास कौन सा हो गया आपका, कर्म तत्पुरुष, क्योंकि इस मतदाता का अर्थ क्या होता है, मत को देने वाला। और को विभक्ति किसमें होती, को विभक्ति आपकी होती कर्म में, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। इसी प्रकार आगे आपको तो गिरह को काटने वाला, गिरहकट, ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत, यानी कि जो ग्राम को जाता है, ग्रामगत, माखन को चोरने वाला, माखन चोर। तो ये था आपका क्या, कर्म तत्पुरुष। दूसरा तत्पुरुष समास का जो दूसरा भाग है वो आपका करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या कहलाता है, तृतीय तत्पुरुष भी कहलाता है, क्योंकि जो करण कारक होता है वो तृतीय कारक भी कहलाता है। और इसकी विभक्ति क्या होती है, इसकी दो विभक्तियां होती है, एक विभक्ति होती है इसकी से
और दूसरी विभक्ति क्या होती है, के द्वारा। तो इन दोनों विभक्तियों का लोप होके जो तत्पुरुष समास बनता है वो करण तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण से देखते हैं, जन्म से उत्पन्न। अब हमने इस वाक्य, इस शब्द में क्या करना है, इस से विभक्ति का लोप करना है, क्योंकि इसमें विभक्ति से है, इस से विभक्ति को हटाना है, तो नया शब्द क्या बनेगा, जन्मजात। ठीक है, तो जन्म जाति का अर्थ क्या होता है, जन्म से उत्पन्न। तो जहां पे क्या होता है, से विभक्ति का लोप हो रहा है या के द्वारा विभक्ति का लोप हो रहा है, वो क्या है, करण तत्पुरुष। अब क्योंकि विभक्ति से किस में आती, करण में आती है, या के द्वारा विभक्ति किस में आती, करण में आती, इसलिए क्या कहलाता है, करण तत्पुरुष। जैसे मुंह से मांगा, अब इसको मैंने से हटाने ऐसे, तो मुंह मांगा। अब जैसे के द्वारा का उदाहरण देखें, वाल्मीकि के द्वारा रचित, वो क्या कहलाएगी, वाल्मीकि रचित। तो इसमें मैंने इस के द्वारा विभक्ति का क्या कर दिया, लोप कर दिया यहाँ पे, तो इसलिए इसका जो समास बना वो क्या बना, वाल्मीकि रचित। तो आपका एग्जाम्पल में यही पूछेगा कि वाल्मीकि, उदाहरण एग्जाम में यही पूछेगा कि वाल्मीकि रचित में कौन सा समास है, तो आपने सीधे क्या करना है, इसका अर्थ निकाल देना पहले कि वाल्मीकि रचित का अर्थ क्या होता है, वाल्मीकि के द्वारा रचित। तो यहाँ पे क्या आ गया, के द्वारा आ गया, और के द्वारा विभक्ति होती किसकी है, करण की, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, करण तत्पुरुष। बात करते हैं तीसरा जो तत्पुरुष समास है, संप्रदान। इसमें विभक्ति क्या होती है, के द्वारा विभक्ति क्या होता है, लोप होते हैं। किस विभक्ति का लोप हो रहा है इसमें, के द्वारा विभक्ति का लोप हो रहा है। देखो उदाहरण, हाथ के लिए कड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी क्या कहलाती है, हथकड़ी। तो समास क्या बन गया, हथकड़ी, और इसका विग्रह क्या होगा, हाथ के लिए कड़ी। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे जो विभक्ति के लिए विभक्ति क्या हो रहा है, यहाँ पे लोप हो जा रहा, और नया जो शब्द बनना वो शब्द क्या है आपका, संप्रदान तत्पुरुष समास। नया शब्द क्या बनना है, कौन सा समास बनना, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे प्रयोग के लिए शाला, इसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, प्रयोगशाला। ठीक है, अब आते हैं आपादान तत्पुरुष पे। चौथा जो तत्पुरुष समास है आपका आपादान, और इसकी विभक्ति भी क्या होती है, से, लेकिन किस संबंध में, अलग होने के संबंध में, बिछड़ने के संबंध में। किस संबंध में, अलग होने के संबंध में जो से विभक्ति होती है वो आपका आपादान होता है। आपका कारण में भी क्या रहता है, विभक्ति से थी, लेकिन अब अलग होने की दृष्टि से नहीं थी। यहाँ पे क्या है, आपादान में अलग होने की दृष्टि से। जैसे धन से हीन, यानी कि धन से दूर जा रहे ना, अलग हो रहे धन से, तो वो क्या कहलाएगा, धनहीन। भाई से भीत, मतलब भाई से दूर है, भाई भीत। गुण से हीन, यानी गुणों से हीन है, गुण तो है ही नहीं, गुणों से दूर है, क्या होता है, गुणहीन। गुणों से क्या है, अलग, गुणों से अलग है ना, गुण है ही नहीं उसमें, तो गुणहीन। रोग से मुक्त, यानी कि रोग से मुक्त हो गया, रोग से अलग हो गया, वो क्या कहलाएगा, रोग मुक्त। तो ये क्या था आपका आपादान तत्पुरुष, जिसकी विभक्ति क्या होती है, से, लेकिन किस दृष्टि में, अलग होने की दृष्टि में। अगला जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का पांचवा भाग है वो संबंध। संबंध यानी किसी के बीच रिलेशन, किन्हीं दो शब्दों के बीच रिलेशन। ठीक है, देखो अब जो संबंध तत्पुरुष में किस किन किन विभक्ति का लोप हो रहा है, इनमें तीन विभक्ति का लोप हो रहा है। किस किस, का, की, के। एक का विभक्ति, एक की विभक्ति और एक के विभक्ति। देखो इनमें क्या होता है, संबंध देखो कैसे स्थापित होता है। प्रेम का सागर शब्द है, तो प्रेम का संबंध किससे, इसमें सागर से, और बीच में इनको कौन विभक्ति जोड़ी, का। तो हमने क्या करना, इस का विभक्ति का लोप करना, तभी क्या कहलाएगा, संबंध तत्पुरुष। जब हम इस का विभक्ति का लोप करेंगे प्रेम का सागर में, तो समास क्या बनेगा, वो समास बनेगा प्रेम सागर। उसी प्रकार दिन की चर्या, यानी कि दिनचर्या। भारत का रत्न, भारत रत्न। ठीक है, देश की रक्षा, देश रक्षा। ठीक है, तो परीक्षा में आपका प्रश्न ऐसे ही आएगा कि भारत रत्न में कौन सा समास है। तो भारत रत्न को आपको समास निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या करो, अर्थ समझ लो कि होता क्या, भारत का रत्न। तो का विभक्ति आ रही, तो का विभक्ति किस में आती है, संबंध तत्पुरुष में। तो इसलिए क्या होता है, ये भारत रत्न में कौन सा समास हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, इस तरीके से इनको क्या करते हैं, पहचानते हैं। ये तो काफी क्या आसान है, का की के जिसमें आएगा वो क्या होगा, संबंध। फिर जो अंतिम तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का जो छठवां भाग है वो आपका अधिकरण। और अधिकरण की विभक्तियां क्या होती है, अधिकरण की भी दो विभक्तियां होती है, मैं और पर। अधिकरण की भी क्या होती है, दो विभक्तियां होती है, एक होती मैं और एक होती पर। तो यही जो अधिकरण होता है वो किसके लिए काम आता है, वो किसी स्थान
किसी के स्थान का बोध कराता है, या तो अवस्था का बोध कराएगा, या किसी समय का बोध कराएगा, या किसी दशा का बोध कराएगा। तो जहां जहां पे ये आएगा वहां पर अधिकरण होगा हमेशा, ठीक है। तो इसको पहचानने के लिए क्या है, इसमें दो विभक्तियां होती है, मैं और पर, ठीक है। उदाहरण के लिए अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, जिसमें मैं और पर विभक्ति का लोप होता है। अगर मैं बोलूंगा नीति में निपुण, इसका समास बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे, नीति निपुण, क्योंकि इसमें हमने इस में विभक्ति क्या कर दिया, लोप कर दिया, इसलिए कि हटा दिया इसको, इसलिए क्या है, अधिकरण है। आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास। जलज, जल में जन्मा, जलज, जल में कौन जमता है आपका, कमल जमता है, तो और कमल का ही पर्यायवाची क्या है, जलज, इसलिए जल में जन्मा क्या होता है, जलज। ग्राम में वास, जो ग्राम में क्या करता है, वास करता है। ग्राम क्या कोई स्थान है ना, मैंने क्या बताया, जो अधिकरण होता है वो क्या किसी स्थान, किसी अवस्था, किसी दशा या किसी समय का बोध कराता है। तो ग्राम में वास, तो ग्राम क्या एक स्थान है, तो वहां पे कौन वास करता है, ग्रामवास, ठीक है। तो ये था आपका अधिकरण तत्पुरुष। अब जो तीसरा समास है, समास को अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, दूसरा समास पढ़ रहे थे, कौन, तत्पुरुष समास। अब जो समास का तीसरा भाग है वो क्या है, कर्मधारय समास। वो क्या है आपका, कर्मधारय समास। अब देखो मैंने क्या बोला था, कर्मधारय समास में भी क्या होते हैं, उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी कि जो बाद का पद होता है वो प्रधान पद होता है। इसकी एक विशेषता और है, इसकी एक विशेषता और क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद में किसका कैसे कैसे संबंध होता है, विशेषण या विशेष है, या उपमान या उपमेय। पूर्व पद क्या हो गया यहाँ पे, या तो विशेषण होगा, तो उत्तर पद उसका क्या होगा, विशेष होगा, या तो पूर्व पद उपमान हो गया, तो उत्तर पद उसका क्या होगा, उपमेय होगा। तो सबसे पहले समझते हैं पूर्व पद और उत्तर पद में जो विशेषण और विशेष हैं वो होते क्या है। तो देखो विशेषण क्या होता है, विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, विशेषण कहलाता है। कौन, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य कौन होता है, विशेष्य वो शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम संक्षेप में एक उदाहरण लेते हैं, फटाफट देखते हैं विशेषण विशेष्य में, विशेषण विशेष्य क्या है, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण लिया एक, सीता बहुत सुंदर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, विशेषता क्या है, सुंदर, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे सुंदर शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, सीता की, तो सीता यहाँ पे क्या हो जाएगी, विशेष्य। सीता क्या है यहाँ पे, विशेष्य, और विशेषण कौन है, सुंदर। इसी प्रकार उपमान और उपमेय क्या होते हैं, देखो उपमान और उपमेय क्या होता है, अलंकार के भाग होते हैं। कौन से अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार के अंग होते हैं 4, उनमें से 2 अंग कौन से हैं इनके, उपमान और उपमेय। अब देखो उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस उपमान और उपमेय में क्या होता है, इसमें भी तुलना की जाती है, यानी कि किसी के समान बताया जाता है, तुलना की जाती है। तो जैसे कि उदाहरण से समझिए, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है, और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे, सीता का मुख चंद्र के समान है। मैंने क्या बोला, उपमान क्या होता है, जिससे तुलना या समानता दिखाई जाती है, जिस शब्द से तुलना या समानता दिखाई जाती है वो क्या है, उपमान, और जिसकी तुलना या समानता की जाती है वो उपमेय, ठीक है, सॉरी, ठीक है, हाँ, जिससे तुलना की जा रही है वो क्या है आपका उपमान, और जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी समानता दिखाई जा रही है वो आपका उपमेय। इस शब्द में तुलना किसकी की जा रही है, मुख की, और किससे की जा रही है, चंद्र से। तो चंद्र क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, जिससे समानता दिखाई जाती है या जिससे तुलना की जाती है वो आपका क्या कहलाता है, उपमान। तो चंद्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपमान, और जिसकी समानता दिखाई जा रही है यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय। तो तुलना किसकी की जा रही है, मुख की, तो मुख यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमेय। तो अब आपको समझ में आ गया उपमान उपमेय क्या होता है, विशेषण विशेष्य क्या होता है। तो इसी आधार पर आपका क्या होता है, कर्मधारय समास, ठीक है। यानी कि उत्तर पद और पूर्व पद के बीच क्या संबंध होता है, या तो विशेषण विशेष्य का, या तो उपमान उपमेय का।
तो जो पूर्व पद होगा या तो वो विशेषण होगा, तो उसका उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य होगा। अगर पूर्व पद उपमान है तो उसका उत्तर पद उपमेय होगा। तो मैंने आपको बता दिया उपमान उपमेय होता क्या है। अब देख लेते हैं उदाहरण, क्या, कर्मधारय समास के। तो पहले उदाहरण देखते हैं विशेषण विशेष्य के। पहले उदाहरण किसके देखते हैं, विशेषण विशेष्य। अब जैसे है काली है जो मिर्च, अब इनकी पहचान क्या होती है, इनमें जो पद आते हैं समास विग्रह करने पे या तो वह के समान आएंगे या तो है जो आएंगे। जो है जो पद आते हैं वो विशेषण और विशेष्य में आते हैं। जो के समान पद आएगा वो किस में आएगा, पदों के मतलब के समान आएगा किसमें, उपमान उपमेय में। और है जो आएगा वो किसमें, विशेषण विशेष में। अब देखो काली है जो मिर्च, वो क्या कहलाएगी, काली मिर्च। अब देखो इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध आपको दिखाई दे रहा है। देखो जो पूर्व पद है वो विशेषण है। तो विशेषण क्या होता है, जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषता कैसी है, उस मिर्च की विशेषता कैसी, क्योंकि वो काली है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, मैंने क्या बताया, वो क्या होता है, विशेष्य। तो मिर्च क्या हो जाएगा यहाँ पे, विशेष्य, क्योंकि मिर्च कैसी है, काली है। ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच संबंध है विशेषण विशेष्य का। जो पूर्व पद है वो विशेषण है और जो बाद वाला यानी उत्तर पद है वो विशेष्य है। इसलिए ये समास क्या कहलाया आपका, कर्मधारय समास। ठीक है, ये इसलिए समास क्या कहलाया, कर्मधारय। इसी प्रकार नीला है जो कमल यानी कि नीला कमल, नील कमल। ठीक है, तो नील यहाँ पे क्या है, विशेषण, और कमल क्या है, विशेष है, क्योंकि कमल की विशेषता क्या है, नीला होना। तो इसलिए नील शब्द विशेषण और विशेष्य का होगा कमल। वैसे ही महादेव, महान है जो, तो महा क्या है यहाँ पे, विशेषता है किसकी, देव की। तो देव यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष्य, और महान यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण। तो इसलिए इसके क्या हो गया, महादेव। इसी प्रकार से अब पढ़ेंगे हम उपमान उपमेय के उदाहरण। तो मैंने आपको बताया उपमान उपमेय में क्या होता है, के समान आता है पूर्व मध्य पदों के बीच, के समान। देखो कमल के समान चरण, चरण कमल। ठीक है, घन के समान श्याम, घन श्याम। लौह के समान पुरुष, लौह पुरुष। कनक के समान लता, कनक लता। तो ये सारे क्या हैं, आपके कर्मधारय समास। अब देखो इसमें उपमान उपमेय का संबंध कैसे हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। ठीक है, तो उपमान क्या था और उपमेय क्या था। उपमान क्या था, जिससे समानता की जा रही है वो उपमान था, और जिसकी समानता या तुलना की जा रही है जिस शब्द की, वो उपमेय था। अब देखो पहला क्या है यहाँ पे, चरण कमल, चरण कमल। अब इसमें उपमान और उपमेय क्या है ये बताते, ये पहले हम ये देख लेते हैं इसमें उपमान और उपमेय क्या है। अब देखो जो इसमें उपमान होगा वो होगा आपका चरण, और जो उपमेय होगा वो होगा आपका कमल। ये आपका क्या होगा, उपमान, और ये क्या होगा इसमें, उपमेय। क्योंकि उपमान या उपमेय मैंने क्या बोला, ये उपमा अलंकार के अंग होते हैं, और इनके बीच क्या संबंध होता है, एक इनके बीच क्या, तुलना, या तो तुलना या के समान, या समानता दिखाई जाएगी या तुलना की जाएगी, ऐसा संबंध होता है। तो जिससे जिससे तुलना की जा रही है, जिस शब्द से तुलना की जा रही है वो शब्द क्या कहलाता है आपका, वो शब्द कहलाता है आपका उपमेय, और उपमान। और जिसकी तुलना की जा रही वो कहलाएगा उपमेय। तो यहाँ पे चरण से किसकी तुलना की जा रही है, कमल की तुलना की जा रही है, कमल की समानता बताई जा रही है। कमल की समानता किससे बताई जा रही है, चरण से। तो इसलिए जिससे समानता बताई जा रही है, जिससे समानता बताई जा रही है वो उपमान कहलाता है, और जिसकी समानता बताई जा रही है वो उपमेय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कमल की क्या समानता किससे बताई जा रही है, चरण से। तो चरण से समानता बताई जा रही है इसलिए उपमान है, और कमल की बताई जा रही है इसलिए उपमेय है। ठीक है, तो ये था आपका उपमान उपमेय में क्या, कर्मधारय समास ऐसे बनता है। जैसे मैं बोला घन श्याम के समान श्याम, तो घन श्याम, तो घन उपमान, श्याम उपमेय। वैसे ही लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष, और कनक के समान लता, कनक लता। तो ये आपका क्या हो गया, उपमान उपमेय, और इसीलिए क्या कहलाता है आपका, कर्मधारय समास। ठीक है, अब आता है बात द्विगु समास की। तो द्विगु समास को पहचानना सबसे आसान है, क्योंकि इसमें पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक होता है। पूर्व पद हमेशा क्या होता है, संख्यावाचक, और प्रधान क्या बोला मैंने, प्रधान या मुख्य पद कौन होता है, उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद। लेकिन इसमें एक चीज जो सबसे कंफ्यूज करती है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में, वो क्या होती है, संख्यावाचक शब्द। तो ऐसे संख्यावाचक शब्द
जो हमारे शरीर के अंगों से जुड़े होते हैं। इसकी एक ट्रिक है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास को पहचानने की। ऐसे संख्यावाचक शब्द जो हमारे शरीर से जुड़े होते हैं वो बहुव्रीहि कहलाते हैं, वो द्विगु नहीं कहलाते। इसमें एक ही चीज, एक पतली लाइन जो अलग करती है द्विगु और बहुव्रीहि को, ये क्या है कि ऐसे संख्यावाचक शब्द जो हमारे बॉडी यानी कि जो हमारे शरीर से जुड़े होते हैं, जैसे दशानन, दशानन, ठीक है। तो दशानन में मतलब 10 सिर वाला, तो हम देखेंगे 10 में तो संख्या आ रही, तो ये द्विगु समास का उदाहरण होता है, लेकिन नहीं, ये उदाहरण होता है बहुव्रीहि समास का, क्योंकि ये जो 10 है, जो संख्या है, पूर्व पद हमारा क्या, नन, नन क्या होता है आपका 10 मुंह वाला, तो ये मुंह क्या हमारी बॉडी के अंग से जुड़ा हुआ संख्या, तो इसलिए क्या बहुव्रीहि। तो दशानन किसके लिए यूज करते हैं, आपका रावण के लिए। तो बहुव्रीहि समास वही होता है कि जिसमें क्या ना तो पूर्व पद प्रदान होता है ना तो उत्तर पद प्रदान होता है, इसमें कोई तीसरा ही पद प्रदान होता है, यानी कि ये जो शब्द होता है ये किसी तीसरे के लिए बोला जाता है, ठीक है। जैसे दशानन, दशानन किसके लिए बोला जाता है, रावण के लिए, ठीक है। नीलकंठ, नीलकंठ किसके लिए बोला जाता है, शिव जी के लिए, ठीक है। अब देखो पहले बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, लेकिन जो संख्याएं, यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली बात है, जो संख्याएं हमारी बॉडी से जुड़ी होती हैं, हमारे शरीर के अंगों से जुड़ी होती है, उनके आगे जो संख्याएं लगती हैं वो द्विगु समास नहीं होती हैं, वो बहुव्रीहि समास होती है सीधे, ठीक है। अब देखो नवरत्न, 9 लगाया आगे, नवरत्नों का समूह, इसमें हमेशा समूह का ही बोध होता है। द्विगु समास में एक चीज पहचानने की क्या है कि इसमें किसका बोध होता है, हमें समूह का, क्योंकि संख्याएं लगी हैं, संख्याएं समूह में होती हैं, इसलिए हमें इसमें क्या होता है, समूह का बोध होता है। 7 दिनों का समूह सप्ताह कहलाता है, 7 मंजिलों का समूह सप्त मंजिल, 7 दीपों का समूह सप्तदीप, ठीक है। 4 राहों का समूह चौराहा, 3 कोणों का समूह त्रिकोण, 3 रंगों का समूह तिरंगा, ठीक है। 2 पहरों का समूह दोपहर, 9 रत्नों का समूह नवरत्न। तो इसमें सारी संख्याएं यानी पहचानने का बहुत आसानी से तरीका, लेकिन इसमें एक चीज याद रखने वाली होती है कि जो संख्या शब्द हमारे शरीर के किसी भी अंग से लगे होते हैं वो द्विगु समास नहीं होते हैं, वो कौन से होते हैं, आपके बहुव्रीहि समास। तो देख लो बहुव्रीहि समास देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास यहीं पे आपको क्या अंतर पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 10 है आनंद जिसके, वो क्या है रावण, तो 10 क्या आ रहा है, संख्या शब्द आ रहा है ना, और आनंद मतलब जिसके सर, तो 10 सर आ रहे, तो 10 सर हम सीधे 10 देखने पे हम क्या उसको द्विगु में वो नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो किस में आता है, बहुव्रीहि में, क्योंकि बहुव्रीहि क्या होता है कि ना तो इसमें पूर्व पद प्रदान होता है ना तो उत्तर पद प्रदान, ये किसी तीसरे के लिए बोला जाता है, ठीक है। जैसे नीला है जिसका कंठ, तो नीला कंठ किसका होता है, शिव जी का। लंबा उदर है जिसका, क्या होता है, गणेश का, ठीक है, यानी कि उदर में पेट। अब देखो अब बात करेंगे बहुव्रीहि द्विगु समास हो गया, अब करेंगे द्वंद्व समास की बात। क्या करेंगे, द्विगु तो सबसे आसान है, संख्यावाचक शब्द देख रहे हैं, इसमें उत्तर पद प्रदान है। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं, पूर्व पद भी प्रदान होते हैं और उत्तर पद भी प्रदान होते हैं। अगर हम इसको अर्थ दृष्टि से देखें, अर्थ की दृष्टि से देखें, तो पूर्व पद भी स्वतंत्र अवस्था में होता है और उत्तर पद भी स्वतंत्र, मतलब पूर्व पद का अर्थ भी एक स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र चीज होगी, उत्तर पद का अर्थ भी स्वतंत्र होगा, और दोनों के बीच क्या, दोनों के बीच संयोजक शब्द लगा होगा, और इसमें क्या होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता और पिता, माता का अपना सेपरेट अर्थ है माँ, यानी पिता का अपना सेपरेट अर्थ है पिता, यानी कि माता का भी स्वतंत्र अर्थ है, पिता का भी अपना स्वतंत्र अर्थ है, और इन दोनों के बीच क्या लगा होगा, या तो और लगा, या तो एवं, या अथवा लगा, तो यहाँ पे क्या लगा, और, माता और पिता, ये इसका विग्रह हो गया। अगर हम इसको समास में लिखेंगे तो माता और पिता के बीच क्या डैश लग जाएगा, माता पिता, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के विलोम होते हैं, इसकी एक पहचान यही, एक दूसरे के विलोम जैसे ही होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे जैसे राम कृष्ण, इसके एग्जाम्पल जैसे भाई बहन, पति पत्नी, ये सारे क्या हैं आपके द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब भी चल रहा है एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। पाप, पाप उल्टा पुण्य, ठीक है, या भाई बहन हो गया, पति पत्नी हो गया, दिन रात हो गया, तो ये क्या है सारे द्वंद्व समास। सुख का दुख हो गया, सुख और दुख, सुख दुख, दिन और रात, दिन रात, भाई और बहन, भाई बहन, पति और पत्नी, पति पत्नी, ठीक है। नदी और नाले, नदी नाले, खरा और खोटा, खरा खोटा,
पाप और पुण्य, पाप पुण्य। तो ये क्या है, ये भी पहचाना, द्वंद्व समास पहचाना सबसे आसान होता है, जिसके बीच क्या होता है, डैश लगा होता है। ठीक है, लास्ट बात करते हैं बहुवीर की। बहुवीर की मैंने थोड़ा बात पहले भी कर ली, लेकिन अब डिटेल से बात करते हैं बहुवीर समास की। तो जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें क्या कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, यानी कि तीसरे पद की महत्ता होती है, तीसरा पद ही कोई मुख्य होता है। यानी कि हम कोई शब्द बोलेंगे और वो कोई वाक्य बोलेंगे और वो किससे रिलेटेड होगा, सीधे तीसरे शब्द। जैसे ही नील है जिसका कंठ, वो क्या कहलाता है, नीलकंठ। और नीलकंठ किसको बोलते हैं, ये तीसरा पद इसमें प्रधान को हो जाएगा, शिव जी, क्योंकि नीलकंठ किसको बोलते हैं, शिव जी को। लंबोदर, लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश को। लंबा उदर है जिसका, वो किसका होता है, लंबा उदर, यानी कि लंबा पेट किसका होता है, गणेश का। तो लंबोदर, तो लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश। ये तीसरा ही शब्द हो रहा है। लंबा है उदर जिसका, किसका, गणेश जी का। तो गणेश क्या तीसरा ही शब्द है, इसलिए क्या अगर बहुविग्न। तो इसमें ना तो लंब, लंबो आपका प्रदान हो रहा है, ना तो धर प्रदान हो रहा है। इसमें ना तो नील प्रदान हो रहा है, ना तो कंठ प्रदान हो रहा है। इसमें प्रधान कौन है, शिवाजी, शिव जी, सॉरी, प्रधान कौन है, शिव जी। तीसरे पद प्रधान है इसमें, ना तो पूर्व पद प्रधान है, ना तो उत्तर पद प्रधान है। तो ये किसी तीसरे के लिए यूज होता है। ठीक, जैसे गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, गिरी को धारण कौन करता है, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये एक तरफ से पर्यायवाची भी होते हैं। ठीक है, जैसे गणेश जी का पर्यायवाची क्या होता है, लंबोदर। श्री कृष्ण का गिरिधर। रावण का क्या होता है, दशानन। ठीक है, तो ऐसे ये क्या कहलाता है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, जैसे यहाँ पे दशानंद आ गया, तो इसमें 10 आ रहा है, तो 10 देख के हम क्या नहीं करेंगे, इसको द्विगुण नहीं करेंगे। तो मैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो जो क्या, जो संख्यावाचक शब्द हमारे बॉडी से जुड़े होते हैं, शरीर से जुड़े होते हैं, वो द्विगु समास नहीं होते, वो बहुव्रीहि समास होते हैं। बहुव्रीहि समास का एक और उदाहरण देखें, त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र किसे कहते हैं, त्रिनेत्र भी कहते हैं शिव जी। ठीक है, तो यहाँ पे भी त्रि आ रहा है ना, एक संख्या आ रही है, और ये किससे जुड़ी, हमारी शरीर के अंग, यानी कि नेत्र, तीन आंखों वाला। तीन आंखों वाला कौन होता है, तीन आंखों वाला, इसका अर्थ क्या होता है, त्रिनेत्र, तीन आंखों वाला, वो कौन होता है, शिव जी। ठीक है, फिर जैसे बात करेंगे चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, तो चार भुजाओं कौन होता है, ब्रह्मा, ब्रह्मा। ठीक है, तो इसमें भी आपका संख्या आ रही चार, लेकिन ये कौन, किसका उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ना कि द्विगु समास का। तो ये थे आपके समास। तो यहीं पे एक टॉपिक खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी। अगर आपको हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन हुआ मिलेगा, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे हम क्या आपको अन्य इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ देंगे, और जो हम नए आपका मॉक टेस्ट बनाएंगे अभी कुछ दिनों में, उसकी पीडीएफ भी आपको क्या मिल जाएगी, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में।